राजस्थान में ईआरपीसी को लेकर इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं मिली। महंगाई को रोकने को लेकर कोई सख्त प्रोविजन इसमें दिखे नहीं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है वो हमारे लिए सर्वस्पर्शी, सर्वदर्शी और सबको साथ लेकर चलने वाला बजट दिया है। इसके लिए मैं पूरे स्टेट सबको भी साथ में लेकर इसके लिए काम करने की जरूरत है। आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं वो सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे। धन्यवाद। ईआरपीसी राजस्थान की इतिहास गुजारी की महत्वपूर्ण योजना है। प्रदेश और सेंटर में दोनों जगह भाजपा की सरकार में है। ऐसे में उसके बारे में घोषणा नहीं होना, क्या मैं कहेंगे? समझता हूँ कि आने वाले समय में जब जल मंत्रालय ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साथ में बैठकर ये योजना जो राम सेतु वाली बनाई थी, ईआरसीपी वाली बनाई थी, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और जो सेंट्रल ने पहले भी इसके लिए योजना के लिए पैसे दिए हैं और आज भी वो जिस तरह से भुगतान कर रहे हैं, तो मैं तहे दिल से सेंट्रल का और स्टेट का धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान में क्या विशेष घोषणाएं हुई, आप बताएं। इस बजट में राजस्थान को क्या मिला? राजस्थान को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जिले हैं, महिलाओं के लिए एक एक हॉस्टल की जो व्यवस्था हुई है, महिलाओं के लिए एक आने वाले समय में एक एक जगह हॉस्टल होगी और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। और विशेष तौर से हिंदुस्तान एक बजट के माध्यम से, मैं समझता हूं कि बिजनेस के माध्यम से, रक्षा के क्षेत्र में, और जिस दिन जो आत्मनिर्भर 2047 की जो हमारी परिकल्पना है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको ही आगे बढ़ाएंगे। सर, 2047 की आत्मनिर्भरता की आप बात कर रहे हैं। इकोनॉमिकल सर्वे जो आपका आया है उसमें नेक्स्ट जो आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो बता रहे हैं कि साहब 7% के आसपास रहेगी, 10% के आसपास रहेगी। इकोनॉमिक्स का कहना है वर्ल्ड भर के कि अगर भारत को 2048-47 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो 16% ग्रोथ रेट चाहिए। तो क्या ये बजट आपका 16% ग्रोथ रेट लेकर आ पाएगा? मैं समझता हूं कि 2014 के बाद में देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आने के बाद में जो वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की जो ग्रोथ बढ़ी है, ग्रोथ जिस कंडीशन के साथ में बढ़ रही है, उसके लिए तो मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय में वर्ल्ड के अंदर जिस तरह की ग्रोथ इकोनॉमी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से और फाइनेंस के हिसाब से जो आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान की जो ग्रोथ बढ़ रही है, उसके लिए मैं तहे दिल से देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। तो डेटा तो सर अलग कह रहा है। कुछ डेटा ये कह रहा है कि आपके देश से 6 साल के अंदर 12 लाख करोड़ की जगह स्थानीय व्यवसायियों ने 24 लाख करोड़ रुपए देश से निकाल के बाहर इन्वेस्ट कर दिया है। पिछले 4 महीने में एफडीआई की आपकी नेगेटिव ग्रोथ रही है। तो यहाँ विश्वास दिख कर रहा है डेटा के अंदर। मैं समझता हूँ डेटे रोज आते जाते रहते हैं, आपकी सरकार का दिया हुआ है। मेरी बात सुनिए पहले। आपकी सरकार का दिया हुआ डेटा है। और आने वाले समय में जिस तरह से सरकार जो काम कर रही है, पहले भी सरकार थी और आज भी सरकार है, और जिस क्षेत्र में जो काम कर रही है उसके लिए मैं तहे दिल से देश के प्रधानमंत्री जी का, जो वर्ल्ड के अंदर आज प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, वो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान की जो कंडीशन थी उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के अंदर कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक। मैं वैसे डेटा बात कर रहा हूँ जो आपकी सरकार ने। आर्थिक सर्वे कह रहा है एजुकेशन की स्थिति बदतर हुई है। 2014 में जीडीपी का 4.5% जो है शिक्षा का बजट था, जिसको ये सरकार पिछले 10 साल में 2.5% पे लेके आ गई। रक्षा की आप बात कर रहे हैं, 17% था, उसको 13% लेके आ गई। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, 8% था, उसको 3% लेके आ गई। तो इन हालातों के अंदर जो आप कह रहे हैं कि बढ़ेगा, बढ़ रहा है, आपके डेटा, आपकी सरकार के दिए हुए 2 डेटा और बजट दोनों अलग अलग रास्तों पर जा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह की स्थितियां वाकई बन रही है? मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जिस हिंदुस्तान की जो ग्रोथ बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी वो बढ़ रही है, वो हिंदुस्तान की बढ़ रही है। आपके जिस तरह से डेटा बता रहे हैं, मैं समझता हूँ उस बात को मैं भी आपकी सरकार का दिया हुआ डेटा है ना। मैं तो ऐसा है नहीं कि मैं मानता हूँ, परंतु आने वाले समय में जो हिंदुस्तान जिस दिशा में जो ग्रोथ कर रहा है, वो उसी दिशा में भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे और बढ़ेगा। आपने ज्ञान की बात करी, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। पिछला बजट आपको बता रहा हूं, एस्टिमेटेड और रिवाइज्ड।
जो एस्टिमेट दिया था 2025-26 के अंदर और जो रिवाइज किया बजट, हालात इतने बदतर हैं कि आप सोच नहीं सकते। अभी जैसे आप दिखा रहे हैं, मतलब आपने सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने 1,44,000 करोड़ की कटौती कर दी। एग्रीकल्चर में आप समझिए 3,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। शिक्षा में 6,000 करोड़ की कटौती है। कृषि क्षेत्र में 6,000 करोड़ की कटौती की है। तो इससे आप अपना फिजिकल डेफिसिट को नीचे लेके आए। तो हम कैसा आशा कर लें कि अगले बजट में आपने जो एस्टिमेटेड दिया, ये इस तरह की बुरी स्थिति कटौतियों की नहीं मिलेगी हर क्षेत्र के अंदर। रिवाइज बजट का जो रिवाइज होगा उस तरह ये वाली स्थितियां नहीं आएंगी जो अब आ रही हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा काट दिया, आपने कृषि क्षेत्र का काट लिया। रेवेन्यू कलेक्शन आपका कम है, ये सीधा क्लियरली बता रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रहा है, टैक्स कम हो रहा है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही है, टैक्स नहीं आ रहा आपके पास। या फिर दूसरा सिस्टम यह है कि जो टैक्स वसूली वाली संस्था है वो नकारा है। इन दो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर टैक्स भी नहीं आ रहा है, रेवेन्यू भी नहीं हो रहा है, 1,14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम हुआ है आपका कलेक्शन, तो ये इन हालातों के अंदर कैसे देश ग्रोथ करेगा? मैं ये और हम समझता कैसे हूं- मान लें कि ये जो आपने इतना लब्बो-लुआब बड़ा सारा पेश किया, उसमें हमको ये वाली कंडीशन नहीं दिखेगी जो इस वाला एस्टिमेटेड को इसके अंदर दिखी। ये आपको थोड़े दिनों बाद दिखेगी जरूर, क्यों नहीं दिखेगी। ये वही हिंदुस्तान है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान है, और हम सब उसमें रहते हैं। जो 2014 के पहले के जो हालात थे उससे भी 2014 के तो डेटा बोल रहा है 4.5% एजुकेशन का था, आपने 2.5 कर दिया। 17% रक्षा का था, 13% कर दिया। 19 कॉर्पोरेट टैक्स भी आपका कलेक्ट हो रहा है। आपने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी बराबर, और आपके इकोनॉमिक सर्वे के एक चैप्टर के अंदर कॉर्पोरेट को लतियाया गया, गलियाया गया कि भैया आप क्या कर रहे हो, हमारे देश के अंदर ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। कॉर्पोरेट को आपने 2019 से लेकर 22-23 तक दी। निर्मला सीतारमण जी ने उनको हड़काया भी था कि भाई आप हमारे देश में निवेश क्यों नहीं कर रहे हो। आपके सामने डेटा है कि 12 लाख करोड़ की से 24 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट भारत के निवेशक बाहर चले गए लेके। मैं तो ये समझता हूँ कि जब राइजिंग राजस्थान में हुआ तो सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर यहाँ राजस्थान में आए कि नहीं आए। अगर आप बता रहे हो हिंदुस्तान की, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और सीतारमण जी ने राजस्थान तो चलिए, मैं तो सिरोही में ही ले आता हूँ। अब राजस्थान की बात करो, सिरोही में हमारा क्या पलायन रुका, क्या ऐसे क्या रोजगार के अवसर यहाँ पे आ गए। अब तो राजस्थान बहुत बड़ी बात कर दी। पलायन हमारे यहाँ हुआ कब है? हमारे तो मजदूरी के लिए जाते लोग, कौन? पर पलायन तो आप यहाँ उपलब्ध हो रहा है क्या वो चीज? नहीं, ये नहीं, रोजगार का था भाई। रोजगार के साधन आपने यहाँ पे क्या उपलब्ध कराए? आज की स्थिति ये है कि आप उदाहरण के रूप में बताऊं, एक कॉमन मैन के पास जमीन पड़ी है, वो कुछ काम करना चाह रहा है, आपका सिस्टम ऐसा है कि वो काम नहीं कर पा रहा। ऐसा तो नहीं है, हमारे तो यहाँ काम कर रहे हैं लोग। तो वही कह रहा हूँ ना, देखिए स्वीकारना अलग बात है और जिद करना अलग बात। ये आपके सामने, आप मेरे को सिरोही में बता दीजिए ना, आप राजस्थान की बात सिरोही में बता दीजिए, ऐसा क्या हुआ जिससे पलायन रुका? ऐसा कौन सी आप नई इंडस्ट्री ले आए? ऐसा कौन सा आपने रोजगार के नए अवसर पैदा कर दिए? आएंगे, बिजनेस के लिए भी करेंगे, और आने वाले समय में इसके लिए भी हम कर रहे हैं। नहीं आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, वो वहाँ की जनता की भावना है, 4 पंचायतों की भावना है, वहाँ के लोगों की भावना है, उसका हम आदर करते हैं। कल भी हमारे इनके साथ में बैठक हुई, इनसे बात हुई, बात होने के बाद में ये भी मान गए, हम भी मान गए, और बात होने के बाद में उसका सुलटारा भी करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को रोजगार के अवसर कैसे नए नए मिले, ये आप और हम सबकी भावना है। भावना तो है, ये भावना मूर्त रूप में नहीं दिख रही ना। हाँ, तो करेंगे ना, उसके लिए भी करेंगे। अभी ये जो केंद्रीय बजट आया, तो आगे आप भी राज्य सरकार का बजट पेश करेंगे।